आज के इस लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है। हम इसमें देखते हैं लीनियर मैपिंग एंड मैट्रिक्स। तो लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, लीनियर मैपिंग हम कहते हैं कि आपके पास कोई सी भी आप मैपिंग कह दो, एफ कह दो। एफ एक मैपिंग है यू से लेके वी तक, ठीक है। यू से वी तक आपके पास कोई सी भी मैपिंग है, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये यू में से एक एलिमेंट लेगी और उसको लेके जाएगी वी तक, ठीक है। इसके दरमियान में मैपिंग है। आप इधर से अगर उसे एक एलिमेंट देते हैं u1, तो जब इस u1 को इस u में से लेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले सेट में से आप लोग लेंगे, जब आप इसको इसमें पुट करेंगे मैपिंग के अंदर, तो ये बनेगा f ऑफ u1, ओके। और f ऑफ u1 जो एलिमेंट होगा वो होगा इस, यानी कि इधर से इसमें आ जाएगा। ये चूंकि वेक्टर स्पेस v है आपके पास, तो इसका अपना एलिमेंट होगा v1 टाइप का। सो f ऑफ u1 बेसिकली किसी v1 के इक्वल होगा, यानी कि इसका एलिमेंट तो v1 है ना, तो f ऑफ u1 भी इसी का एलिमेंट है, तो f ऑफ u1 इक्वल होगा। इसी तरह इस वेक्टर स्पेस u में से आप अगर एक एलिमेंट लेते हैं u2, आप इसमें पुट करेंगे f, तो f के अंदर जब आप लोग u2 पुट करेंगे, तो ये जो एलिमेंट बनेगा f ऑफ u2, ये बनेगा v में। v का अपना एलिमेंट v1 v2 v3 इस टाइप के है। सो f ऑफ u2 कोई होगा v2 के इक्वल। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी आपने v2 ही लिखना है, इसके किसी भी एलिमेंट के आप v2 कह दें, v3 v4 कुछ भी f ऑफ u2 को किसी के भी इक्वल कह दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसी तरह से अगर इसमें u1 भी पड़ा है और u2 भी पड़ा है, तो वेक्टर स्पेस के एक्सियम के मुताबिक वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होती है, तो इसमें u1 प्लस u2 भी पड़ा होगा। तो जब इसमें f इसके अंदर पुट करेंगे, तो f ऑफ u1 प्लस u2, ये भी इसके किसी एलिमेंट के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं v3 के, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें अगर f ऑफ u1 का आंसर प्लस f ऑफ u2 का आंसर इक्वल आ जाए f ऑफ u1 प्लस u2 के, तो हम कहते हैं f इज लीनियर, ठीक है। ये लीनियर की डेफिनेशन है लीनियर मैपिंग की। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि u1 पे f अप्लाई करें, u2 पे f अप्लाई करें, उन दोनों को लहदा प्लस करें, u1 प्लस u2 जो इसके अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर ही f अप्लाई कर दें, और u1 प्लस u2 पूरे पे f अप्लाई करें। दोनों को प्लस करके f अप्लाई करें, या पहले दोनों पे अलग-अलग मैपिंग अप्लाई करने के बाद प्लस करें। अगर आंसर सेम आए तो हम कहते हैं मैपिंग आपकी लीनियर होगी, अगर आंसर सेम ना आए तो हम कहते हैं मैपिंग आपकी लीनियर नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो होगी लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 जो है लीनियर मैपिंग एंड मैट्रिक्स। हमने इसके साथ मैट्रिक्स को जो है वो कंसीडर करना है, डिस्कस करना है। तो इसमें मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले इंट्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपके पास आती है सबसे पहले जो मेन चीज आती है वो आती है कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लें आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है ओवर द फील्ड K, ठीक है। V एक वेक्टर स्पेस है, V इज वेक्टर स्पेस ओवर K। हम ये कहते हैं कि फॉर एनी V बिलोंग्स टू V, अगर मैं इस वेक्टर स्पेस में से कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो वो इसी वेक्टर स्पेस की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए।
मान लेते हैं कि v1 से लेके v1 v2 एंड सो ऑन vn, ये बेसिस हैं v की, ठीक है। हर वेक्टर स्पेस की अगर वो फाइनाइट है तो उसकी बेसिस होती हैं, v1 से लेके vn तक का बेसिस हैं, बेसिस ऑफ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बेसिस हैं, इस बेसिस को हम नाम दे देते हैं सेट S का, ठीक है। अगर हम इनको बेसिस मानते हैं v1 से लेके vn, जो भी बेसिस इस वेक्टर स्पेस की हैं, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में से अगर एक एलिमेंट v पिक करते हैं तो वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, हम इसको बार बार चैप्टर 4 में भी हमने यही कहा है, a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an, तो ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट जो है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसमें जो a i है ये बिलोंग करता है f से, सॉरी k से, k आप लोगों ने फील्ड ओवर k आपने बोला है, अगर फील्ड यानी कि जोन सी भी फील्ड है तो ये सारे के सारे स्केलर फील्ड में से लिए जाते हैं i1 से लेके n तक, i1 i2 एंड सो ऑन in। तो हम ये कहते हैं कि अगर a1 a2 इन स्केलर को अगर पिक कर लिया जाए, a3 जो भी स्केलर आपने फील्ड में से उठाए हैं, अगर इन सब को पिक कर लिया जाए और इन सब को पिक करके इनका ले लिया जाए ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज लेने से क्या बनेगा, एक कॉलम वेक्टर बनेगा, यानी कि ये ऐसे बन जाएंगे इस तरह से a1 a2 एंड सो ऑन an, ठीक है। इस तरह से ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो आपके पास a1 से लेके an तक जो आप लोगों ने इसके कोफिशिएंट यानी कि स्केलर जो पिक किए हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर किसके लिए है, रिलेटिव टू द बेसिस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है इस v के लिए, ये जो आपने एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस में से पिक किया था ना एक, इस v के लिए ये एक कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा a1 से लेके an तक, और इसके नीचे छोटा सा s लिखते हैं, ठीक है, कि ये इस v के लिए एक कोऑर्डिनेट वेक्टर है रिलेटिव टू द बेसिस s, अगर आप बेसिस ये वाली लें तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर स्पेस के लिए बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं। जैसे R3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भी बेसिस हैं, और इसी तरह से 1 1 2 3 कुछ भी लिख दें आप, मल्टीपल नहीं बस लेने आप, 2 7 9, ये भी R क्यूब के लिए बेसिस हैं। तो एक वेक्टर स्पेस के लिए बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं। तो हम कहते हैं कि ये आपने अगर ये वाली बेसिस v1 से लेके vn तक चूज करें तो इन बेसिस के लिए आपके पास एक इस वेक्टर का जो वेक्टर v में से आपने पिक किया है, ये उसके लिए ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है। इस तरह अगर बेसिस चेंज करेंगे तो फॉर एग्जांपल आप u1 u2 un, वो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं बेसिस में, डिफरेंट देखें इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, बस एलिमेंट्स का फर्क हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप लोग बेसिस चेंज करें तो आप कहेंगे उसी वेक्टर के लिए वो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है। अगर मैं नई बेसिस एक और बेसिस कह देता हूँ s डैश u1 u2 एंड सो ऑन un, लेने n वेक्टर ही हैं, तो मैं कह दूंगा कि अगर आप इधर u1 u2 एंड सो ऑन un चूज करेंगे तो वो आपके पास उसी वेक्टर स्पेस के लिए विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s डैश कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा। डेफिनेटली जब आप बेसिस v1 से vn तक लेंगे तो स्केलर ओवर आएंगे, अगर आप बेसिस चेंज करेंगे तो आपके पास ये स्केलर भी चेंज आएंगे, तो उसके लिए आपके पास ये भी चेंज आएगा, a1 डैश कह देते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर भी चेंज हो जाएगा एंड सो ऑन an डैश, ओके। इसका ट्रांसपोज जरूर लेना है आपने। तो इस तरह से आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के यानी कि आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर आ सकते हैं डिफरेंट बेसिस के लिए। अब अगर आप वेक्टर स्पेस में से v नहीं लेते, आप वेक्टर स्पेस में से ही एक एलिमेंट लेते हैं v1, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के लिए जो v1 होगा वो भी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, चाहे इनके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने चाहे इनसे बने, जिससे मर्जी बना लें। अगर आप ऊपर वालों से बनाएंगे तो आप कहेंगे उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू s हैं, जो भी स्केलर आप यूज करेंगे v यानी कि v1 जो आप ले रहे हैं उसको बेसिस v1 से लेकर vn तक के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे,
उसके साथ जो भी कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेंगे वो उसके v1 के कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो हर वेक्टर के लिए जो वेक्टर आप वेक्टर स्पेस में से पिक करते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, उसके लिए अपने स्केलर्स होते हैं। वेक्टर स्पेस में से आप 50 एलिमेंट्स पिक करेंगे तो 50 डिफरेंट स्केलर्स वाला वेक्टर बनेगा। ये सिर्फ v को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, ये सिर्फ v के लिए बेसिस कोऑर्डिनेट वेक्टर है। ये भी v के लिए है, लेकिन ये इस हर बेसिस के लिए भी अलग अलग हो सकता है, तो हम फिलहाल सिर्फ एक बेसिस की बात करते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो सिर्फ मैं v1 से vn तक, तो v1 से लेकर vn तक के बेसिस के लिए यानी कि बेसिस s के लिए ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है। अगर मैं v1 लूंगा, डेफिनेटली v1 को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो स्केलर के आंसर डिफरेंट आएंगे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा b1 b2 एंड सो ऑन bn। ये v1 के लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s। ठीक है, ये नीचे वाले को कैसे पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास है v यानी कि जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट बेसिस बनते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट बेसिस बन रहे हैं उसको अगर मैं एक सेट के अंदर डाल लूं, उनका एक यानी कि सेट बना लूं, तो v में और हर एलिमेंट में एक आइसोमॉर्फिज्म पाई जाती है। दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, किस किस में आइसोमॉर्फिज्म होती है, कोऑर्डिनेट वेक्टर में, ठीक है, ये v आइसोमॉर्फिक टू kn, यानी कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट के लिए अगर आप देखें, हम कहते हैं कि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म होती है एंड पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह से कि हर वेक्टर स्पेस के लिए एलिमेंट के लिए आपको एक इस तरह से kn का, ये kn से बिलोंग करता है ना, ये दिस इज बिलोंग्स टू kn। ठीक है, n वेक्टर है जैसे R3 R4, ये देखिए kn से क्यों कह रहे हैं कि ये सारे k से बिलोंग कर रहे हैं। और कितने वेक्टर हैं, n वेक्टर हैं, अगर 3 होते हैं तो k3 कहते हैं, अगर n है तो हम कहते हैं kn, n टपल्स इसे कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक kn का वेक्टर मिलता है। तो जितने आपके पास वेक्टर स्पेस में एलिमेंट आते हैं उतने ही आपको kn के एलिमेंट्स भी मिलते हैं। दोनों के दरम्यान में आइसोमॉर्फिज्म यानी कि 1-1 कॉरेस्पोंडेंस, एक के लिए एक आपको मिलता है। जितने इसमें इस सिंबल को पढ़ते हैं, जितने एलिमेंट इसमें आएंगे उतने ही एलिमेंट्स इसमें, यानी कि स्ट्रक्चर भी इसके अलावा इनका सेम होता है। तो ये मेरे पास डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट वेक्टर की। कोऑर्डिनेट वेक्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें कमेंट्स में, या फिर आप वैसे मेरे से पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। अच्छा, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं कि मान लें कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी, जैसे हमने ऊपर एफ का नाम दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आमतौर पे आपको इस चैप्टर नंबर 6 में टी नजर आएगा, आप एफ भी लिख सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेके वी तक, ठीक है। तो इसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में मान लें कि आपके पास एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं u1 u2 u3 एंड सो ऑन un। ये बेसिस हैं v की, आर बेसिस ऑफ v, चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 203 पे। तो ये बेसिस हैं v की। अब ऊपर चूंकि हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है वो ली है v से v तक, ओके। तो आपके पास अगर इधर पड़ा हुआ है u1, v से v तक है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो इस पर अब आप लोग t अप्लाई करेंगे तो इधर जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, t ऑफ, इधर अगर u1 है तो इधर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, t ऑफ u1। इधर u2 है, इधर क्या बनेगा, t ऑफ u2। अब देखें v से जो एलिमेंट जा रहे हैं वो v में ही जा रहे हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट v का है, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट वो भी v का ही रहेगा, यानी कि t ऑफ u1 जो है वो भी v से ही बिलोंग करेगा, ओके।
इस वजह से v से एलिमेंट लेते हैं और v में ही चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होके आंसर भी v में ही आता है। अब जो t ऑफ u1 है ये चूंकि v का ही एक एलिमेंट है, ऊपर हमने बोला है कि u1 से लेके un तक आपके पास बेसिस हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन से बनना चाहिए। कोई भी एलिमेंट बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन से बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a11 u1 प्लस a12 u2 एंड सो ऑन a1n un। इसी तरह अगर आप इधर u2 लेते हैं तो इधर t ऑफ u2 होगा, ठीक है, वो भी v का ही एलिमेंट होगा, तो t ऑफ u2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं a21 u1 प्लस a22 u2 एंड सो ऑन a2n, यानी कि जो वेक्टर उसने दिया होता है आपको, हम उसको बेसिस के ही लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं। इसी तरह से ये आपके पास जितने भी वेक्टर हैं एंड सो ऑन u3 u4 u5 एंड सो ऑन tun तक, ये भी लिखा जाएगा an1 u1 प्लस an2 u2 एंड सो ऑन ann un। तो इसमें पहले वाला जो है ना आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर ये वाले हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा a11 a12 एंड सो ऑन a1n। मैंने बोला था कि जो भी बनते हैं आपके पास इस तरह से बनने हैं a11 a12 a1n, तो मैंने बोला था आपने ट्रांसपोज लेना होता है, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरह इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a21 a22 एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन, ये इसी तरह से a लास्ट वाला ये वाला an1 an2 एंड सो ऑन a, इसको हम कहते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है t का विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम पूरे को कहते हैं ये t के कोऑर्डिनेट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s, जो भी बेसिस को नाम दिया गया है, ठीक है, तो इसको t ऑफ s से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट वाला इसमें जो है इसको हम कह सकते हैं ये t के t ऑफ u1 के, ठीक है, t ऑफ u1 के कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s। ये किसके हैं, t ऑफ u2 के कोऑर्डिनेट, जैसे उसमें आपने बोला था v के हैं, तो इसके t ऑफ u3 के एंड, और पूरे को हम एज ए लिख देते हैं t, उसमें u1 t के अंदर u1 के भी आते हैं, पूरे सेट को एज ए t, इसको हम कहते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार डिफरेंट जगहों पे इसे यूज करेंगे। इनके जब आप लोगों ने मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालनी होती है तो आपको एक बेसिस दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल आर क्यूब की ये बेसिस हैं, कोई सी भी, ये कोई सी बेसिस आप ले लें, ये 3 बेसिस आपने ले ली, यानी कि ये सेट एस हो गया, ये सेट एस उसने दे दिया। अब कोई भी आर क्यूब का वेक्टर आपने लेना है, ठीक है, तो उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, उससे जो स्केलर्स आएंगे वो पहले इधर लिखे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक वेक्टर ले लेते हैं 794, कोई वेक्टर आर क्यूब में से, उसको इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, जो स्केलर आपके पास निकलेंगे उसको इधर तीनों को लिखें, फिर कोई दूसरा वेक्टर लें उसको बेसिस के, फिर तीसरा, 3 वेक्टर इस तरह डिफरेंट लेके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के, वो वेक्टर उसने आमतौर पर दिए होते हैं, या उसने एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो उसने आपको बताया हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन है, तो आप इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के स्केलर निकाल के उसका एक मैट्रिक्स अगर बना लें तो आप उसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। इसके थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे चैप्टर नंबर 6 में से आपको एग्जाम में थ्योरम आता है। सो इसका थ्योरम नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसको प्रूफ हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। तो ये आपके पास पेज नंबर 206 पे इसको दिया गया है, उसने स्टेटमेंट आपको दी है टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है v से v तक, ठीक है, हमने v से v तक देखें बात की थी, ये आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर बना था। तो कहता है कि t ऑफ s
v ऑफ s, ये इक्वल होगा t इंटू v ऑफ s। ये चीज आप लोगों ने प्रूफ करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका प्रूफ हम अगले लेक्चर में देंगे, सिर्फ मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि इसमें वो क्या पूछ रहा है। देखें टी ऑफ एस तो यही चीज है, ये वाली, यानी कि आपने एक वेक्टर v में से लेना है, उस पर t अप्लाई करना है। एक लेट्स से इसमें से u1 लिया, u1 आपने लिया v में से, जब उस पर t ऑफ u1 अप्लाई किया तो वो भी v में ही जाएगा क्योंकि v से v तक है। t ऑफ u1 को आपने इसकी बेसिस, हमें उसने s का जिक्र किया है तो हम कोई ना कोई बेसिस लेट करेंगे। पहले मैं कोई बेसिस मुझे लेट करनी पड़ेगी, कुछ भी कह दें, u1 u2 एंड सो ऑन un। तो ये v में तो इस एक वेक्टर t ऑफ u1 को बेसिस, तो एक को ये t ऑफ s इस तरह से बन जाएगा। देखो t ऑफ s बन गया आपके पास। अब देखें v ऑफ s, अब चूंकि आपने एक वेक्टर v पिक किया है, v में से कोई सा भी, ये वाला, ये वेक्टर जो है, तो ये अगर v से पिक किया तो ये भी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। जैसे t ऑफ u1 लिखा जाता है, उसी तरह से अगर कोई v बिलोंग्स टू v करते हैं, v में तो वो भी v जो होगा वो भी बेसिस के लीनियर, उसके लिए भी एक कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा। कहता है इस कोऑर्डिनेट जो पूरा ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बन रही है उसको कोऑर्डिनेट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर कहता है वो इक्वल आएगा कि उस वेक्टर v को के ऊपर, यानी कि v आपने लिया ना a1 v1, एक वेक्टर v से लिया, उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिखा an vn तक। कहता है इस पे t अप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा a1 t ऑफ v1, ठीक है, स्केलर बाहर आ जाएगा, t v1 पे अप्लाई होगा, a2 t ऑफ v2 एंड सो ऑन, इस तरह से an। कहता है अगर t को अप्लाई कर दिया जाए v के ऊपर, दोनों तरफ t अप्लाई कर दें मैपिंग, ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास इधर एक वेक्टर है ना, अगर v वेक्टर स्पेस में से, तो इसको वेक्टर स्पेस की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। v इक्वल होगा a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn। तो v को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये दोनों इक्वल हैं। कहता है इस पे अप्लाई कर दें ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा एलिमेंट a1 v1 एंड सो ऑन an vn। तो हम t को हर किसी पे लैदा, इस पे लैदा, t को लैदा लीनियर की वजह से, मैंने बोला था कि हर किसी के साथ t लैदा किया जा सकता है, हम लीनियर मैपिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेंगे ना t ऑफ v के, t ऑफ v के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये वाला a1 a2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहता है कि चाहे इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर t ऑफ v के निकाल लिए जाएं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s, या t के लैदा निकाल लिए जाएं और v के लैदा निकाल लिए जाएं और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। लैदा कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू s निकाले जाएं, t के लैदा s के v के लैदा, उनको मल्टीप्लाई किया जाए, या t ऑफ v, t पे v को अप्लाई करके जो वेक्टर बनता है उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल लिए जाएं एक दफा ही, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इस थ्योरम को हम अपने अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।